हेलो, देखो यहाँ पे एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पेपर 2020 का सेट 1 है ये। और इसमें मैं आपको धीरे धीरे करके सभी सेट करवाऊँगा जो 2020 में आयोजित करवाए गए थे। एसएससी ने एग्जाम करवाया है। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटे, ये उसमें चाल दी हुई है, और दूसरे भाग की चाल है 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया, और अपने गंतव्य तक की कुल दूरी कितनी दी है इसमें 3840 की दूरी को 20 घंटे में तय किया। तो दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की गई, हमें याद रखना है। चाहे आप जो भी सूत्र याद रखते हैं, जैसे मान लो अगर आपको याद है कि दूरी बराबर 4 बटे में 4 गुणा में समय, अगर यहाँ से मैं समय निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, दूरी बटे में 4। देखो इधर पहले देखिए यहाँ पे शुरू में इसने बोला है कि एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब इसमें चाल दी हुई है, और दूसरा भाग 240 गति से तय किया। अब इसने कुल दूरी को 20 घंटे में तय किया है। कुल दूरी को कितनी देर में तय कर रहा है, 20 घंटे में, मतलब ये इसमें समय दिया है। तो अगर मैं समय निकालूंगा तो दूरी बटे में 4। मान लो अगर मेरी पहली भाग की जो चाल है वो पहले भाग की जो दूरी है वो x है, तो मैं x ये हो गई दूरी बटे में क्या करूँगा 4। पहले भाग की चाल कितनी है 160, अगर पहले भाग की दूरी मैंने x मानी है तो कुल दूरी कितनी है 3840, तो दूसरे भाग की दूरी कितनी हो जाएगी 3840 माइनस x बटे में, इस वाले भाग में चाल कितनी है 240। यहाँ दूरी बटे में चाल, यहाँ दूरी बटे में चाल, मतलब ये दोनों क्या है, समय है। अगर इस पूरे समय को जोड़ दूँ तो कितना समय लग रहा है मुझे 20 घंटे। यहाँ से अगर इसे हल करेंगे तो यहाँ पे हमें पूरा ये हल करना पड़ेगा, जो कि एक पुराना मेथड हो गया और इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। देखो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, यहाँ जो इसने बोला है कि ये कुल दूरी कितनी है 3840 कुल दूरी है। इस 3840 की दूरी को वो 20 घंटे में तय कर रहा है। तो यहाँ से 2 से कट गया 2, तो 1 कम 2, 2 9 18 और 2 दूनी 4, मतलब कि कुल दूरी के लिए अगर हम चाल निकालना कितनी जाएगी 192 किलोमीटर प्रति घंटे। भाई ये दूरी, ये बटे में समय, दूरी बटे में समय क्या जाएगा तुम्हारा 4। अब देखो इसने पहले भाग की चाल कितनी दी है 160, दूसरे भाग की चाल कितनी दी हुई है 240, इन दोनों को मिला करके कुल चाल कितनी हो रही है 192। तो इसमें हम बड़े में से छोटे, इसमें से इसे घटाएंगे 240 माइनस 192 कितना आएगा 48, इसमें से घटाएंगे इसे कितना आएगा 32, हमेशा बड़े में से छोटा। 16 से कट रहा है, 16 दूनी 32, 16 थी 48, 3:2। अब ये क्या आया, ये आया अपना समय का अनुपात, ठीक है। तो समय का अनुपात आ गया, तो कितना आ गया 3:2। अगर मैं अनुपात को जोड़ूँ तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इस 5 के बराबर ये क्या है समय, कुल समय कितना लग रहा है 20 घंटे। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा 20 बटे में 5 करें कितना आ जाएगा 4 घंटे। हमसे पूछा है इसने दूसरे भाग में कितना समय लगा, तो दूसरा भाग कितने के बराबर है, देखो इसने बोला दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में तय की, तो दूसरे भाग का अनुपात कितना है, तो 2 के बराबर निकालेंगे, 4 गुणा में 2 कितना आ जाएगा 8 घंटे। ये एकदम आसान और एकदम सही तरीका है इस सवाल को हल करने का। अब देखो आगे सवाल, दूसरा जो सवाल है इसमें बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 5000 रुपये, इस पर क्रम से 15% वो 3 छूट दे रहा है, पहली छूट दे रहा है 15% की, तो हम क्या करेंगे 15 बटे में 100, 5 थी 15 और 5 दूनी 10, 0 के 0 कितना जाएगा 3 बटे में 20। ऐसे ही दूसरा परसेंट दिया 10%, तो 10% का मतलब 10 बटे में 100 कितना आ जाएगा 1 बटे में 10। ऐसे ही 18%, इसका मतलब है 18 बटे में 100, तो 2 से काटेंगे 18 को 9 बार और 100 काटेंगे
50। और इसमें जो छूट है वो किस पे मिलेगी, अंकित मूल्य पे मिलेगी। तो ये 20 क्या होगा, अंकित मूल्य होगा, तो 3 क्या हो जाएगा, उसकी छूट हो जाएगी। जैसे इस वाले केस में भी ये अंकित मूल्य, ये छूट, और ये 50 अंकित मूल्य और ये 9 छूट। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर अंकित मूल्य 20 है तो छूट कितने रुपये की दी है, 3 रुपये की, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 17। अगर अंकित मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 की छूट 9। अगर अंकित मूल्य 50 है तो 1 की छूट कितना हो जाएगा, सॉरी 50 है तो 9 की छूट कितना हो जाएगा, 41। ये क्या है तुम्हारा अंकित मूल्य और ये क्या है तुम्हारा विक्रय मूल्य। हमसे इसमें पूछा है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य वो होगा, वो क्या होगा, 17 × 9 × 41। और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 20 × 10 × 50। तो विक्रय मूल्य जो होगा वो 17 का गुणांक भी होगा, 9 का गुणांक भी होगा और 41 का गुणांक भी होगा। यहाँ अगर इस सवाल को हम जल्दी करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि 15% का मतलब है 3/20, 10% का मतलब है 1/10। मतलब 10 अगर अंकित मूल्य है तो 1 की छूट दूंगा तो 9 क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अगर 9 है तो उत्तर मेरा 9 का गुणांक होगा। 9 का गुणांक हम कैसे चेक करते हैं, जो भी तुम्हारा आंसर दिया हुआ इसके सभी अंकों को जोड़ो और वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 और 3 18, ये आंसर हो सकता है। अगला देखो 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 9 से विभाजित नहीं होता, बी आंसर नहीं होगा। 3 और 2 5, 5 और 3 8, सी भी आंसर नहीं होगा। और 3 क्योंकि बाकी सब 0 है तो 3 भी 9 से विभाजित नहीं है तो डी भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। ये जो अंकित मूल्य है वो कितने के बराबर दिया है, इसने बोला है कि अंकित मूल्य कितना है तुम्हारा, 5000। ठीक है, तो इस पूरे के बराबर 5000 देखो यहाँ से 1 2 3 0 कट गई, 1 2 3 0, 1 5 से कट गया 5। मतलब कि इधर क्या बचा, 2 × 1 2, 2 बराबर कितने का है, 1 के बराबर है। लेकिन हमें कितने के बराबर चाहिए, इसके बराबर, तो 1 के बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1/2। और हमें किसके बराबर चाहिए, 17 × 9 × 41 के बराबर। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 17 × 9 × 41। अब इसके कैसे हल करेंगे, हम गुणा करना आना चाहिए आपको। 17 × 9 1 का 9, 9 चौका 36 / 2। यहाँ से 17 गुना करेंगे, 17 9 1 17 हासिल 15, 17 छिंगे 102, 102 15 117 हासिल 11, 17 थी 51, 51 11 कितना हो जाएगा, 62 / 2। 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 1 बचा 13 हो जाएगा, 2 6 12। ठीक है, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, 1 के साथ पॉइंट लगाया तो 0 बनेगी, 10 हो जाएगा, 2 5 10, आंसर हो जाएगा 3136.5। ये हमारा उत्तर था। ठीक है, तो इस सवाल को पूरे मेथड से करना है तो इतना लंबा होगा, लेकिन यहाँ हमें ध्यान देना था कि 10% दिया है तो 10% का मतलब है 1/10। 10 में 1 रुपये की छूट देगा, विक्रय मूल्य कितना आएगा, 9। और हमसे इसने विक्रय मूल्य पूछा है तो आंसर जो भी होगा वो 9 का गुणांक होगा। कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में बोल रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। मतलब अगर हम उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से अधिक है तो मान लो उसकी लंबाई जो भी होगी, हम मान लो उसकी चौड़ाई क्या मान रहे हैं, b, तो लंबाई जो होगी वो b से 15 अधिक होगी। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है
यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 16.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 4950 रुपये है, मतलब कि अगर इस 16.50 रुपये प्रति मीटर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रति मतलब अगर मैं 1 मीटर पे 1 मीटर की बाड़ लगाऊं तो मैं कितने रुपए दूंगा? 16.50 रुपये दूंगा। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं 16.50 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मैं कितने मीटर पे बाड़ लगाऊंगा? 1 मीटर पे बाड़ लगाऊंगा, ठीक है। अगर मैं 1 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मैं कितने मीटर पे बाड़ लगाऊंगा? 1/16.50 मीटर पे। अब ये बोल रहा है कि मैं कितना खर्च कर रहा हूँ? 4950 रुपये। तो अगर मैं 4950 रुपये खर्च करूँगा तो मैं बाड़ कितने पे लगाऊंगा? 1/16.50 गुणा में 4950। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको हल कर लो। 1/1650 पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2। तो मतलब यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर 1 के साथ 2 जीरो लग जाएंगे, यह 100 बन जाएगा। गुणा में 4950। अब देखो यहाँ से 1 जीरो से गई 1 जीरो, 3 से देखो 3 से कटेगा तो 3 का योग होना चाहिए। 6 और 5 11 और 3 12, 12 3 से कट रहा है। 5 और 4 9, 9 और 5 14, 9 और 4 13, 13 और 5 18। ये भी 9 से 3 से कट रहा है, 3 से काटो, 3 5 15 और 3 5 15। इधर 3 एकम 3 19 हो जाएगा, 3 छीने 18, 1 बचा 15 हो जाएगा, 3 5 15 और 0 पे 0। अब देखो 55 ये 5 से कटेगा, 11 का ये 5 से 5 थी 15, 1 बचा 5 थी 15 और 0 पे 0। 11 से 33 के 3 कटेगा, 3 और 0 के 30। अब ये किस में दिया था इसने? 1 मीटर में, तो 30 में क्या आएगा? मीटर। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको ये समझना चाहिए कि 30 मीटर है क्या। यहाँ देखो इसने बोला है 16.50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़बंदी करो। हमें ध्यान रखना है कि अगर उसने दिया है मीटर या दे दे वो सेंटीमीटर, तो हमेशा उसका क्या होगा? परिमाप होगा। अगर वो देता है मीटर स्क्वायर या वो दे दे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो उसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। अगर वो दे दे मीटर क्यूब, तो वो हमेशा उसका क्या होगा? आयतन होगा। मतलब अगर 1 घात में है तो परिमाप, 2 घात में है तो क्षेत्रफल, 3 घात में है तो आयतन। अब इसका मतलब ये क्या है? इसका परिमाप आया। अब भूखंड है कैसा? आयताकार है। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 2 गुणा में लंबाई, लंबाई को L से प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये होता है उसका परिमाप। और ये बराबर कितने के दिया हुआ है उसमें? 30 मीटर के बराबर। यहाँ 2 से काटेंगे 30 को तो 15 हुआ। अब देखो लंबाई, ये बोल रहा था अगर चौड़ाई हम उसकी b मान रहे हैं तो लंबाई उससे 15 दिखे, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? b प्लस में 15 और प्लस b की b, और ये कितना? 15। 1 b और 1 b कितने हो जाएंगे? 2 b प्लस 15, ठीक है, बराबर 30। तो इसमें यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पे 30 बचा था, 30 कट गया था, यहाँ से 33 बार कटा था, तो गुणा में 10 भी था, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 300 मीटर। तो अगर ये 300 मीटर आएगा तो मैं यहाँ पे भी कितना लिखूँगा? उसका परिमाप कितना होगा? 300 मीटर होगा। 2 से काटेंगे 300, कितनी बार कटेगा? 150 बार कटेगा। तो ये मिस्टेक हो गई थी, बराबर 150। 2 भी 150 माइनस 15 आ जाएगा, 15 पक्षांतर हो गया, कितना बचा? 135। हमें क्या चाहिए? बी निकालना है, तो बी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका 135 बटे में 2, ये 2 बटे में जाएगा, 2 से बटेगा 2 छक्के 12, ये हो जाएगा 15, 2 7 14,
एक बचा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, एक के साथ 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। ये तो क्या आ गई उसकी लंबाई। उसने हमसे प्रश्न में पूछा है कि भूखंड की लंबाई याद कीजिए। तो भाई ये तो क्या है उसकी चौड़ाई आई है, लंबाई जो होगी वो क्या होगी, चौड़ाई से 15 अधिक, तो 67.5 प्लस 15 कितना हो जाएगा। दोनों को जोड़ के देखो, हल्का सा बता रहा हूँ, किसी पे ना आता हो तो 67.5, इसको जोड़ेंगे हम 15, पॉइंट के बाद एक जीरो बढ़ा लो, 5 आएगा, 5 7 5 12 6 6 7 8, ये कहाँ से कितना आंसर हो जाएगा, 82.5। आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बस ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेंसुरेशन के, इस टाइप के सवाल ही पेपर में आने हैं। ये आपको याद रखना है कि अगर मीटर में दिया तो क्या आएगा उसका परिमाण, ये और ये भी सूत्र याद रखो, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, अगला सवाल देखो। एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 15 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज़्यादा पेट्रोल की खपत करता है तो पेट्रोल से पूरी भरी टंकी कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। मान लो कि आपकी गाड़ी में आप जितना भी पेट्रोल डलवाते थे पहले, उसमें वो आपके लिए कितने दिन पर्याप्त था, 30 दिन के लिए पर्याप्त था। लेकिन अब आप जितनी दूरी पहले जा रहे थे उससे कुछ ज़्यादा दूरी जाने लग गए तो पेट्रोल का खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो ये खर्चा कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया। यहाँ देखो बहुत ही आसान सवाल है, 20% बढ़ गया, मतलब अगर 20% का अनुपात भिन्न निकालेंगे तो 20/100 कितना है, 1/5। इसका मतलब अगर मैं पहले 5 रुपये खर्च कर रहा था तो अब मैं उसमें 1 बढ़ा दूँगा, अब कितने खर्च करूँगा, 6 खर्च करूँगा। ठीक है, ये बोल रहा है 20% ज़्यादा पेट्रोल की खपत करता है। मतलब अगर मैं पहले पेट्रोल जो है उसकी खपत 5 लीटर की कर रहा था, क्योंकि हम पेट्रोल लीटर में डलवाते हैं, पहले मैं 5 लीटर पेट्रोल खर्च कर रहा था, तो अब मैं कितना कर रहा हूँ, 6 लीटर पेट्रोल खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। अब अगर मैं ज़्यादा पेट्रोल खर्च करूँगा तो जो समय होगा वो भाई कम हो जाएगा। पहले तुम सिर्फ ऐसे देखो कि अगर तुम ज़्यादा पेट्रोल डलवाओगे और अधिक दूरी चलोगे, या ऐसे देख लो कि अगर तुमने अपनी खपत बढ़ाई, खपत में क्या होगी, वृद्धि हो गई, तो जो पेट्रोल पहले जो चल रहा था वो अब कम दिन चलेगा। मतलब अगर पेट्रोल की खपत का अनुपात 5:6 है तो वो कितने दिन चलेगा, 6:5 हो जाएगा इसका खपत का अनुपात, 6:5 हो जाएगा। देखो अब ये बोल रहा है कि अगर पहले कितने दिन चल रहा था, 30 दिन चल रहा था, तो यहाँ पे दिन 6 के बराबर कितना है, 30 है, समझ में आ जाएगा। ये क्या आ गया, अगर खपत 5 है, अगर खपत का अनुपात 5:6 है तो अब कितने दिन चलेगा, 6:5 दिन चलेगा, हो जाएगा दिन का। तो पहले भाई 6 दिन कितने के बराबर दिया हुआ है, उसमें 30 के बराबर दिया हुआ है, तो 6 × 5 30 ही आएगा। अब उसने पूछा है कि नया कितने दिन चलेगा, तो यहाँ भी कितने का बराबर, 5 का 25। ये है तुम्हारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखो, ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, CISI का सवाल है, और इस टाइप के इसमें 2 सवाल आए हैं इस वर्ष में। देखो इसमें बोल रहा है 2 व्यक्तियों में प्रत्येक को 43,899 रुपये की धनराशि का ऋण 3 वर्ष के लिए दिया गया, जिसमें एक को 30% वार्षिक साधारण ब्याज
और दूसरे को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर भुगतान करना था। इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम होगा। ये हमें दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध निकालना है। देखो इस टाइप के सवाल को एक तो हम कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़े थे कि साधारण ब्याज SI बराबर P इंटू टी इंटू आर बटे 100। ऐसे ही अगर हम CI की बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो उसमें मिश्र दर निकालते थे A बराबर P गुणा में 1 प्लस R बटे में 100 की घात T। लेकिन वो मेथड यहाँ पे अब काम नहीं आएंगे क्योंकि अब हमें समय के अनुसार ही कार्य करना है। तो अगर इन सवालों को हमें शॉर्ट और अच्छे तरीके से करना है तो इसके लिए हमें एक तरीका सीखना होगा इसमें देखो इसमें दिया हुआ है इसमें 30%, क्योंकि दोनों ही रूप में 30% की दर ही है किस पे, साधारण ब्याज पर, 30% की दर किस पे है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। अगर मैं 30% का मैं बनाऊँ भिन्न बनाऊँ तो 30 बटे में 100 मतलब 3 बटे में 10। अब यहाँ हमें मूलधन जो दिया है इसने कितना दिया है 43,892। इस पे आंसर नहीं लाना, इस पे हल नहीं करना, हम मूलधन मानेंगे ये जो 10 है। इसने बोला है कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो जो भी बटे में संख्या कितनी 10, इसकी घात 3 कर दो तो 10 की घात 3 करोगे कितना आएगा 1000 आ जाएगा, 10 गुणा में 10 गुणा में 10। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा समान होता है। तो देखो 1000 पहले वर्ष का निकालेंगे तो 1000 गुणा में 3 बटे में 10, यहाँ इधर में लिख रहा हूँ कितना आएगा 1000 गुणा में 3 बटे में 10, 1 जीरो से गई 1 जीरो, तो 3 गुणा में 100 करें कितना आएगा 300। अब दूसरे वर्ष भी 1000 गुणा में 3 बटे में 10 कितना आएगा 300। तीसरे वर्ष भी 1000 गुणा में 3 बटे 10 कितना आएगा 300। अब पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज तो समान है, लेकिन दूसरे वर्ष में भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है। मतलब साधारण ब्याज तो पहले वर्ष भी 300, दूसरे वर्ष भी 300 और तीसरे वर्ष भी 300, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो दूसरे वर्ष पहले वर्ष जो ब्याज मिला था उस पर भी ब्याज होगा। मतलब इस पर 300 गुणा में 3 बटे में 10, 300 इस पर काम करना है 3 बटे में 10, 1 जीरो से 1 जीरो कितना जाएगा 90। ठीक है, ऐसे अगर मैं तीसरे वर्ष में देखूँ तो इस पे इस 300 का भी मिलेगा, कितना मिल जाएगा 300 गुणा में 3 बटे में 10 कितना आएगा 90। लेकिन भाई तीसरे वर्ष पे इस वर्ष का तो मिल गया, लेकिन तीसरे वर्ष पे इस वाले वर्ष का भी तो मिलेगा, तो 300 गुणा में 3 बटे 10 1 90 और आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो दूसरे वर्ष में सिर्फ इसका मिला, तीसरे वर्ष में इसका भी मिलेगा और इस वाले का भी मिलेगा, दोनों का मिलेगा। अब तीसरे वर्ष में ये जो 90 बचा, ब्याज पर ब्याज है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस 90 पर भी तो मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे 90 गुणा में 3 बटे में 10, 1 जीरो से 1 जीरो कितना 9 दिया 27। ये जो है इससे क्या बोलते हैं ट्री मेथड, और ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। पहले हमने निकाला 1000 का 3 बटे में 10, 300 पहला वर्ष, दूसरे वर्ष में 300, तीसरे वर्ष में 300, ये तो हो गया तुम्हारा क्या साधारण ब्याज। अब अगर मैं निकालूंगा चक्रवृद्धि ब्याज तो 300, भाई चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, दोनों CISI दोनों बराबर रहेंगे। दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज होगा ब्याज पर ब्याज, कितना ब्याज था 300, इस पर भी ब्याज तो 300 गुणा में 3 बटे में 10 कितना जाएगा 90। फिर इस 300 का भी 3 बटे में 10 कितना जाएगा 90। लेकिन ये तीसरा वर्ष है, इस तीसरे वर्ष में जो शेष बचे हैं इस 300 का भी निकालेंगे 3 बटे में 10 90 आ जाएगा, और ये जो 90 है इसका भी करेंगे 3 बटे 10 कितना जाएगा 27। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं देखूँ पहले वर्ष का CISI 300, दूसरे वर्ष का 300 प्लस 90 और तीसरे वर्ष का 300 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 27। अब देखो ये बोल रहा है इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम होगा।
तो बोल रहा है इन 3 वर्षों में हमें जो साधारण ब्याज मिला है वो कितना मिला है। भाई साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ऐसा ही बराबर देखो 300 + 300 + 300 कितना हो जाएगा 900। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि होगा इन सबको जोड़ के, तो 300 + 300 900, 900 हो गया। 90 और 90 और 90 कितना हो जाएगा 270 और +27 297। अच्छा ऐसे जोड़ लो आराम से, 300 + 300 900, 90 + 90 180 +90 +27, इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 2 9 2 11 और 8 19, यहाँ से 1 2 और 1117। तो हम देख सकते हैं कि 3 साल का एस आई कितना आया है 900 और सी आई कितना आया 1170। अब ये बोल रहा है इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम होगा। तो भाई यहाँ पे देखो हमारा साधारण ब्याज कितना है 900 और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1170। तो ये बोल रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिला है, ठीक है, इससे साधारण ब्याज कितना कम होगा। तो इससे ये कितना कम है, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 270 में, और किससे कम पूछा है, इससे कम पूछा है, तो बटे में क्या आएगा 1170 में 100। अब हमें ये हल करना है, तो इसके लिए एक तो अपना जो बचपन में हल करते थे वही 270 में गुणा में 100 कितना आएगा, 270 में गुणा में 100 आएगा, 270 में गुणा में 100 यही आएगा, और इसमें भाग देना कितने का 1170 का। अच्छा ये कुछ कट भी रहा है तो देख लो एक बार भाई 9 दिख रहा है तो एक बार 3 से देख लो, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 3 से कट रहा है, 9 7 16, 16 और 2 18, तो 18 18 18 ऊपर 18 नीचे, तो भाई 18 पूरा 9 से ही कट रहा है तो 9 से ही काटो, 9 1 9, ये हो जाएंगे 29, 9 3 27, फिर बच्चे 2 हो जाएंगे 27, 9 3 27, 133 बार कट गया, 9 से काटो, 9 3 27, तो 29 27, 2 बच्चे हो जाएंगे 27, फिर 9 3 27, तो ये 33 और ये 133। हमें थोड़ा और हल हो गया, 33 गुणा में 100 करेंगे कितना आएगा 3300, और इसमें भाग किसको देना है 133 भाग दो 133 को तुम 130 मान सकते हो, तो 13 3 39 हो, 390 ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 3 6, 2 3 6, 10 में 6 गए 4, जाएंगे 7, 13 में तो 7 गए तो कितने जाएंगे 6, कुछ नहीं बचा 0, 640, इसे 130 मानो तो 13 पंजे 65 होते हैं, 5 से कम जाएगा 4 बार जाएगा, मतलब आंसर जो होगा वो 24 के करीब होगा। इनमें से कोई नहीं, सिर्फ कौन सा ऑप्शन, तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए 24.8%। पूरा नहीं करना, बस ऐसे ही करना। और अगर यहाँ से हम देखते तो 33 गुणा में 100 ये कितना आ रहा है, 3 का गुणांक आ रहा है और 11 का भी गुणांक आ रहा है। हम अगर इसको हल करते तो 3 का गुणांक ही आंसर होगा। देखो ठीक है, यहाँ 33 आ रहा था तो 3 का गुणांक आंसर होगा। 8 और 4 12 और 2 14 नहीं है, 7 और 2 9 और 2 11 नहीं है, 8 और 3 12 और 2 13 नहीं है, 7 और 5 12 और 2 14, मतलब इनमें से कोई भी 3 का गुणांक नहीं है। अब हम क्या 11 का गुणांक भी देख सकते हैं, तो आपको 11 का गुणांक देखने का आना चाहिए, मतलब जैसे मान लो 2 4 और 8, तो ये है, इसको चेक करना है, तो एक छोड़ के इनको जोड़ो, जैसे कि इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 2 कितना होगा 10, ठीक है, 10 - 4 करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 6, ऐसे कर करके चेक कर सकते हैं, या फिर सीधा भाग दे लो, भाग दे कितना आंसर आ रहा है हमारा लगभग 24, तो आंसर कौन सा होगा 24.8। अगला सवाल देखो भाई, 6वां सवाल, ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए क्रम से 5% साधारण ब्याज और
वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण लिया। भुगतान के समय ए की तुलना में बी को 427 रुपये अधिक देना था। तो ए को बी से ज़्यादा रुपये अधिक क्यों देने हैं? क्योंकि ए जो है वो किस पे ले रहा है? साधारण ब्याज पे ले रहा है, और बी किस पे ले रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पे ले रहा है। तो बी द्वारा ऋण ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज याद कीजिए। ठीक है, फिर से हम उसी तरीके से करेंगे ट्री मेथड से। कितना परसेंट दिया है? 5%। अभी और क्लियर हो जाएगा। इसका करेंगे भिन्न निकालेंगे, 5/100। तो 5 से 100 काटे कितना बार कट जाएगा? 20 बार। मैंने बोला था जो बटे में आएगा उसमें कितना इसने दिया है 3 वर्षों के लिए, तो 20 की घात 3 करेंगे। 20 गुणा में 20 गुणा में 20। मैं एक बार ऐसे लिख रहा हूँ, 20 गुणा में 20 गुणा में 20। वैसे कितना आएगा? 8000 आएगा। ठीक है, अब इससे हम हल करेंगे ट्री मेथड से। अब देखो 20 गुणा में 20 गुणा में 20, इसके गुणा में कितना करेंगे? 1/20। तो कितना आ जाएगा भाई? 1 20 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 400। 400 400 तीनों में ही आएगा, मतलब 3 वर्षों की साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी? 400 + 400 + 400। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 20 गुणा में 20 गुणा में 20 गुणा में करेंगे 1/20। तो 1 20 से 1 20 कट जाएगा, 20 गुणा 20 कितना आएगा? 400। या फिर कितना आया था? 8000। 8000 गुणा में 1/20 करेंगे, 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 0 का 0 यानी 400। अब देखो 400 गुणा में करेंगे यहाँ पे कितना? 1/20। तो 1 0 से गई 1 0 और 2 से कितनी बार जाएगा? 20 बार। अब देखो इस 400 गुणा में 1/20 करा कितना है? 20 है। अब चाहे तो ऐसे देख लो, इस 400 का इस पे आ गया 20, तो इस 400 का इस वाले तीसरे साल में भी 20 ही आएगा। फिर इस वाले 400 का देखो, इस 400 को गुणा करेंगे हम 1/20 से, तो कितना आएगा? 20, जो यहाँ तीसरे साल में आएगा। क्योंकि भाई ये दूसरे साल का था, तो तीसरे साल में इस 400 पर भी ब्याज मिलेगा। अब इसका रह गया सिर्फ इस 20 का रह गया, इसका ब्याज भी मिलेगा। तो 20 गुणा में 1/20 कितना आ जाएगा? 1। मतलब इस 20 का ब्याज कितना आ जाएगा? 1। अब ये बोल रहा है ए और बी ने प्रत्येक समान धनराशि 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज, मतलब ए ने तो किस पे लिया? साधारण ब्याज पे लिया, और बी ने किस पे लिया? चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो हम अगर देखें ए की राशि, तो ए की राशि कितनी हो जाएगी? 400 + 400 + 400 1200 हो जाएगी। ठीक है, और जो बी की राशि होगी वो किस पे ले रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पे। 400 + 400 + 400 1200 पे होगी। 20 और 20 40 और 20 60, 60 और 61। तो 1200 और 61 कितनी हो जाएगी? 1261। यही होगी। अब ये बोल रहा है भुगतान के समय ए की तुलना में बी को 427 रुपये अधिक देना था। तो यहाँ हम देख भी रहे हैं कि ए कितने रुपये दे रहा है? 1200 रुपये दे रहा है, और बी कितने रुपये दे रहा है? 1261 रुपये दे रहा है। तो ये इससे कितने ज़्यादा अधिक दे रहा है? 61 रुपये ज़्यादा दे रहा है, और ये 61 ही उसमें कितने के बराबर हो रहा है? 427 के बराबर। तो यहाँ अंदाज लगा सकते हो आप, 1 से 7, 61 गुणा में 7 करेंगे तो यही आएगा। 7 1 7 7 6 42, मतलब 1 के बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। इसमें पूछा है बी द्वारा ऋण ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज कितना। अब यहाँ पे देखो, तो बी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, तो बी कितना ब्याज भुगतान कर रहा है? 1261 रुपये भुगतान कर रहा है। 1 के बराबर 7, तो 1261 गुणा में 7 गुणा कर लो भाई। 7 1 7 7 6 42। ठीक है, कितना बचा? हासिल लगी 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, हासिल लगी 1, 7 1 7 और 8, 8827। अब देखो भुगतान किया गया ब्याज पहले ऑप्शन में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। तो ऑप्शन तो आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए होगा। लेकिन इसने एक चीज़ और भी पूछी है, इसमें बी द्वारा ऋण ली गई धनराशि। तो यहाँ देखो हमने मूलधन कितना माना था? 8000 रुपये, यही माना था। अब भाई हमने मूलधन कितना माना था? 8000 रुपये माना था।
1 के बराबर कितना आया है 7, तो 8000 के बराबर कितना आएगा 7 गुणा 8000, 7 8 56 और 0 0 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 56,000 और 8,800। यहाँ तक हल करने के बाद 1 के बराबर कितना आ गया था 7, तो अब जो भी आंसर होगा वो 7 का गुणांक होगा। 7 8 56,000, 7 8 56 कट रहा है, 7 एकम 7 हो जाएंगे कितना 18, 7 दूनी 14, कितने बचे 4 42, 42 और फिर 7 में देंगे 7 एकम 7, ये पूरा कट रहा है। इसी तरीके से हम इन ऑप्शन को भी चेक कर सकते थे। अगला सवाल देखो 7वां, इसमें बोल रहा है दो संख्याओं का योग कितना है 26 और उनका अंतर कितना है 14। तो जब भी योग और अंतर उसने दिया हुआ है तो पहली संख्या मानो a, ये a किसके बराबर होगी, दोनों का योग, मतलब 26 + 14 और बटे में कर दो 2। और अगर दूसरी संख्या में मानो b, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि बड़ी संख्या किसके बराबर होगी, 26 और 14 दिया है तो 26 और 14 का योग कर दो, बटे में दे दो 2। और ऐसे ही अगर हमें छोटी संख्या निकालें तो 26 - 14 बटे में 2, ये इसका शॉर्ट मेथड है। और अगर बड़े मेथड से करना है तो देखो इसमें बोला है दो संख्याओं का योग कितना है 26। पहले एक बार इससे बता दूँ मैं पूरा, 26 और 14 कितना हो जाएगा 40, 40 बटे में 2 कितना आएगा 20 आ जाएगा। 26 - 14 कितना हो जाएगा 12, 12 बटे में 2 कितना आएगा 6। ठीक है, मतलब बड़ी संख्या कितनी आ गई 20, छोटी संख्या कितनी आ गई 6। अब ये बोल रहा है बड़ी संख्या का 3 गुना, तो 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा 60 को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। छोटी संख्या कितनी आई है 6, इससे भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा 10 बार पूरा भाग जा रहा है। तो उसने बोला है भागफल कितना होगा, आंसर क्या जाएगा तुम्हारा ऑप्शन डी। या ऐसे पूरा करें तो देखो ये बोल रहा है दो संख्याओं का योग कितना है 26 है, तो हम एक संख्या मान ली a, दूसरी संख्या मान ली b, तो a + b कितना आ जाएगा 26, और उनका अंतर कितना दिया है इसमें 14, तो a - b कितना आ जाएगा 14। और दो संख्याओं का योग 26 और अंतर कितना है 14। ऐसे हमने बचपन में हल किए हैं, b से कट गया b, a और a कितना आ जाएगा 2a बराबर 26 और 14 कितना आ जाएगा 40, जोड़ रहे हैं दोनों को, तो a बराबर 40 बटे में 2 कितना आएगा 20। ऐसे a का मान रख दो किसी भी समय, ऊपर वाले किसी में भी रख दो। जैसे a + b कितना है 26 है, a का मान कितना हो गया 20 + b बराबर कितना आएगा 26, तो b बराबर कितना आ जाएगा 26 - 20 कितना आएगा 6। आगे वही हल करना है। इसमें बोला है कि बड़ी संख्या का 3 गुना कितना आ जाएगा 60 में भाग देंगे किससे, छोटी संख्या से, तो 60 में 6 का भाग देंगे कितने बार आ जाएगा 10 बार। तुम्हारा आंसर है। अगला सवाल देखो, ए किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 30 दिनों तक काम करता है फिर काम छोड़ देता है। यदि बी से इस काम को 5 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो एक तो इसे अगर हम पूरा हल करें तो ये बोल रहा है ए किसी काम को 45 दिन में कर रहा है, तो अगर ए किसी काम को 45 दिन में कर रहा है तो पूरा काम a गुणा 45 दिन में होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है वह 30 दिनों तक काम करता है, मतलब a ने कितने दिन काम किया 30 दिन काम किया, और फिर वह काम छोड़ देता है और b से इस काम को 5 दिनों में पूरा करता है। इसके बाद a ने 30 दिन काम किया, फिर b जो है वो 5 दिन काम कर रहा है, और ये जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ये पूरा जो काम है ये पूरा काम हो गया। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। या तो इसे ऐसे हल कर लो। अब यहाँ से हम कैसे हल कर सकते हैं, इनका अनुपात निकालेंगे, a गुणा में 45 और a गुणा में 30, इसको लाएंगे इधर लाएंगे तो a गुणा में 45 माइनस a गुणा में 30 कितना आ जाएगा, a गुणा में 45 माइनस 30 कितना आएगा 15 बराबर
बी गुना 5, तो ए बटे में बी निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 बटे में 1 बटे में ये आ गया। ये क्या है, ये मतलब ए जो काम कर रहा है कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, तो बी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सवाल बोला है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में पूरा कर रहा है। अगर ए के द्वारा किया गया कार्य, ये किसका अनुपात है, कार्य का अनुपात है, 1:3 है, तो उसके भाई अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो कम दिन लगाएंगे, मतलब कार्य और समय एक दूसरे के उल्टे होंगे, तो इनका अनुपात अगर 1:3 है तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। ठीक है, अब इसने खुद ने बोला है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में, मतलब 3 के बराबर कितना है, 45। तो इसने सवाल पूछा है तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, तो भाई ए कर रहा है 45 दिन में, 3 के बराबर 45, तो 1 के बराबर कितना आएगा, 45 बटे में 3, मतलब कितना है, 15 दिन। ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। एक तरीका हो गया ये। दूसरा इसका बता सकते हैं कि वो जितना काम छोड़ रहा है उसे ही तो दूसरा व्यक्ति करेगा। जैसे बोल रहा है कि ए किसी काम को 45 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 45 दिन में पूरा करता है, लेकिन वो कितने दिन कार्य करता है, 30 दिन कार्य करता है। तो मतलब ए उसे पूरे 45 दिन में करता है, लेकिन उसने सिर्फ 30 दिन काम किया, मतलब उसने 15 दिन का काम छोड़ दिया। ठीक है, और ये जो काम छोड़ा उस काम को बी जो है वो कितने दिनों में पूरा कर रहा है, बी जो है उसे कितने दिनों में पूरा कर रहा है, बी उसे 5 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो बराबर होंगे। ये क्या है, शेष कार्य, मतलब ए ने 15 दिन का काम छोड़ा और उस 15 दिन के काम को बी ने कितने दिन में पूरा किया, 5 दिन में पूरा कर दिया। तो यहाँ से हमें सीधा अनुपात मिल जाएगा इनका, ए बटे में बी करेंगे, 5 बटे में 15 कितना आएगा, वो 1 बटे में 3। ये किसका आ गया, कार्य का अनुपात आ गया, 1:3। हमें किसका निकालना है, समय का, 3:1। मतलब ए समय ले रहा है 3, बी ले रहा है 1, तो ये 3 कितने बराबर दिया, 45 के बराबर, तो 1 के बराबर कितना है, 15 दिन। इनमें हमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम बड़े बड़े मेथड से, फुल मेथड से सवाल कर रहे हैं। अगर इनको चाहते तो हम जल्दी भी कर सकते थे, लेकिन इसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखो, 11 में पेपर में हमको इतना समय नहीं लगेगा। अगला सवाल देखो भाई, इसमें बोल रहा है एक विक्रेता ने 2 किस्म की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी का क्रय मूल्य कितना दिया है, 15 रुपये प्रति 100 ग्राम और 18 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर खरीदी और उनका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया। बाद में उसने मिश्रण को 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त किया। देखो यहाँ इसने शुरू में दिया है 15 रुपये प्रति 100 ग्राम, ये क्या है, क्रय मूल्य। 18 रुपये भी क्या है, क्रय मूल्य। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर बेचकर 20% लाभ। तो यहाँ विक्रय मूल्य दिया है, तो पहले इसे लाभ कितने से क्रय मूल्य निकालेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है, 20% का लाभ। तो इसका अनुपात निकालेंगे 20 बटे में 100, कितना आएगा, 1 बटे में 5। अब लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा, तो क्रय मूल्य कितना है, 1, सॉरी 5 क्रय मूल्य है, तो लाभ कितना है, 1, मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 होगा। इस 6 के बराबर इसने कितना दिया है, 20 रुपये। ठीक है, तो 1 के बराबर निकालेंगे 20 बटे में 6। हमें क्या चाहिए, 5 के बराबर निकालना है, तो 20 बटे में 6 5, 2 से कट रहे, 2 3 6, 2 से 10 बार कितना आ जाएगा, 50 बटे में 3। ये क्या है, क्रय मूल्य। मतलब जो उसने ब्रांड ए और ब्रांड बी की चाय मिलाई, उनके मिश्रण का क्रय मूल्य कितना है, 50 बटे में 3। अब यह हल आसानी से हो जाएगा क्योंकि अब मिश्रण हल करना है।
तो पहला भाग कितना है 15, दूसरा भाग कितना है 18। पहला भाग 15, दूसरा भाग कितना है 18 और दोनों मिश्रणों का क्रय मूल्य कितना है 50 बटे 3। देखो चाहे तो वैसे हल कर सकते हैं, बड़े में छोटा घटा लो, या फिर देखो बटे में जो 3 है उसके लिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इस बटे की जो भी संख्या है उसका ऊपर गुणा कर दो इन दोनों, ठीक है। तो यहाँ ये बटे हट गया, कितना रह गया सिर्फ 50। यहाँ कितना आ जाएगा 15 × 45 और यहाँ कितना आ जाएगा 18 × 14। बटे में जो 3 था उसका गुणा कर दिया ऊपर नीचे, ऊपर दोनों जगह, तो 15 × 45 और 54। अब आसान हो गया, 54 - 50 कितना आएगा 4 और 50 - 45 कितना आएगा 5। ये आ गई बात। अब इसने क्या पूछा है, मिश्रण में ब्रांड ए और ब्रांड बी वाली चाय का अनुपात कितना आएगा 4। ये ऑप्शन कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि ये मेंसुरेशन का है, एक घनाभकार खुली टंकी, तो घनाभकार हुआ है, घनाभ का आयतन हमें याद होना चाहिए, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ठीक है। जब भी हम घनाभकार टंकी में पानी भरते हैं तो पानी हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में भरा जाता है, मतलब उसके आयतन में भरा जाता है, ठीक है। अभी बोलते एक घनाभकार खुली टंकी बाहर से 1.6 मीटर लंबी, मतलब लंबाई मतलब उसका एल दिया है कितना 1.6 मीटर और 1.3 मीटर चौड़ी मतलब उसका बी दिया है 1.3 मीटर चौड़ी और 53 सेंटीमीटर ऊंची है। ऊंचाई मतलब उसका एच दिया है कितना 53 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम यहाँ पे किसमें दिया है सेंटीमीटर में, तो या तो सबको मीटर में चेंज कर लो या फिर सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। जब आगे सवाल पढ़ोगे तो उसने एक चीज़ और दी है, उसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी हैं, तो उसकी मोटाई भी 5 सेंटीमीटर में दी है, तो हम सबको मीटर किस में चेंज करेंगे सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 होते हैं, तो 1.6 में 1.6 गुणा 100, ठीक है। यहाँ भाई ऐसे कर लो 1.6 से लिखेंगे 16/10। मैं एक बार पूरा हल करके दिखा रहा हूँ, 16/10 गुणा 100, तो 1 0 से 1 0 कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। ऐसे इस वाले को हल करेंगे 1.3 गुणा 100, इस तरीके से हल करेंगे कितना आ जाएगा 130 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई आ गई 160, चौड़ाई आ गई 130 और ऊंचाई आ गई 53 सेंटीमीटर। खुद ही बोल रहा है कि घनाभकार खुली टंकी बाहर से टंकी कैसी है खुली है, मतलब जो उसकी इसकी क्षमता कितनी दी है उसने 900 मीटर। एक बार मैं लिख रहा हूँ पूरा क्षमता का मतलब है कि जो घनाभकार टंकी का आयतन है वो कितना दिया है इसने 900 लीटर, ठीक है। अब भाई फिर ये लीटर वाला लफड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे सब सेंटीमीटर में है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना लीटर पानी आता है 1000 लीटर पानी आता है। हमने अभी बताया था कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 होता है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 100 गुणा में 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अब देखो यहाँ से 3 0 से 2 और 3 का, तो 100 ग्राम 10 करेंगे कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना 1 लीटर। चाहे तो सीधा याद रख लो 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर और 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आयतन क्या होगा, आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेकिन इसमें बोल रहा है कि जो टंकी जो है उसमें जब हम पानी भरेंगे तो पानी जो है वो उसकी मोटाई में नहीं भरा जाएगा। चित्र दिखाता हूँ, देखो मान लो ये एक टंकी है, टंकी की मोटाई कौन सी होगी ये वाली
इस तरीके से होगी टंकी, और ये होगी उसकी मोटाई, यही मोटाई होगी। जब मैं पानी भरूँगा, पानी तो सिर्फ मैं इस भाग में ही भर पाऊँगा, मतलब पानी में भरूँगा सिर्फ इस भाग में, मतलब मोटाई जो होगी वो दोनों तरफ से घटेगी, ठीक है। अगर मैं इसे लंबाई मान रहा हूँ तो लंबाई में से भी दोनों तरफ से घटेगी, चौड़ाई में से भी घटेगी और ऊंचाई में से भी घटेगी। ऊंचाई में से लेकिन सिर्फ एक तरफ से घटेगी, क्योंकि ऊंचाई जो है वो ऊपर से कैसी है, खुली हुई है, तो ऊंचाई में से सिर्फ एक तरफ से घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि ये खुली है। अगर ये टंकी होती बंद तो मैं इधर से घटाता और ऊपर से भी घटाता, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई में से दोनों तरफ से घटेगी, और ऊंचाई में से सिर्फ एक तरफ से क्यों घटेगी? क्योंकि टंकी कैसी है, खुली हुई है। तो अब अगर हम देखें तो उसने कितनी दी है, उसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर दी है, तो मतलब पानी जिसमें आएगा कितना है, 160 है। 160 में से 5 सेंटीमीटर मोटी है, तो 160 माइनस 5 और माइनस 5, मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 160 माइनस 5 और माइनस 5, ये सिर्फ समझाने के लिए। कितना आएगा भाई, 5 और 5 10, तो कितना आ जाएगा 150 गुना। चौड़ाई कितनी है, 130 है, तो 130 में से भी माइनस 5 मतलब कितना आएगा, 120 गुना। ऊंचाई कितनी है, 53। अब ऊंचाई जो है, ठीक है, अब इसने पूछा है कि इसकी तली की मोटाई कितनी होगी, मतलब ऊंचाई में जो तली की मोटाई है वो हमें नहीं पता, तो इसे हम कुछ भी मान सकते हैं, x मान लो, तो 53 माइनस एक्स। हम एक ही तरफ से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से टंकी कैसी है, खुली है, और ये बराबर कितने के, 900, और 1 लीटर में कितनी सेंटीमीटर क्यूब हैं, 1000। ये किसमें आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर 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 और ये सेंटीमीटर क्यूब, मात्रा बिल्कुल समान है। अब जो कट रहा है वो काट दो, एक और एक 2 जीरो से चले जाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो, 3 से देखो, 3 9, 3 5 15, ये कितना है, 12, ठीक है। 3 से काटो, 3 चौका 12, फिर 4 से काटो, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 250 वर्ग हो जाएगा। फिर 5 से काटो, 5 से 50, 25, कितना आ गया, 53 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। एक्स को ले जाओ इधर, 50 को लाएंगे इधर, तो 53 माइनस 50 कितना आएगा, 3, मतलब एक्स का मान कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। यही तुम्हारा क्या था आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अब देखो सवाल नंबर 13, इसमें बोल रहा है 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, 18 वर्ष थी। तो अगर मैं 2 वर्ष पूर्व कितने सदस्य थे, 5 सदस्य थे, उनकी औसत आयु कितनी थी, 18 वर्ष। तो भाई 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 5 गुणा में 18 हो जाएगी, तो 18 पंजे कितना हो जाएगी, 90 वर्ष। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कब है, ये 2 वर्ष पूर्व है। अगर मैं वर्तमान की बात करूँ तो आज अगर किसी की आयु 2 साल पहले 10 वर्ष थी, तो आज उसकी कितनी हो जाएगी, 10 + 2 हो जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे, अगर 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 90, तो अब कितनी होगी, कुल कितने सदस्य हैं, 5 हैं, तो हर एक की आयु 5 में क्या होगा, हर एक की आयु 2 + 2 + 2 + 2 + 2 होगी, मतलब 5 गुणा कितना आ जाएगा, 2, ये जुड़ जाएगी इसमें, तो 5 दूनी 10, 90 और 10 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 100। 2 वर्ष पूर्व अगर 90 है तो आज कितनी होगी, एक सदस्य की 90, कुल है 90, इसमें पहले की +2, दूसरे की +2, तीसरे की +2, चौथे की +2, पाँचवें की +2, तो 2 का गुणा हम कितनी बार करेंगे, 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 10, 100 आ गया। अब ये बोल रहा है
परिवार में एक नए सदस्य के आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी वही है। मतलब एक सदस्य और आ गया तो कुल सदस्य कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और अभी भी आयु कितनी है, पुरानी वाली है। औसत आयु मतलब कितनी है, 18। तो भाई कुल निकालूंगा तो 18 गुणा 6 कितना आ जाएगा, 108। तो ये पूछा है कि नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब है कितना, कुल आयु 108, पहले कितनी थी 100, तो नया सदस्य जोड़ के कितनी बढ़ गई, उसकी 8 बढ़ गई, 108 माइनस 100। इसी तरीके से अगला सवाल 14 में, यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है, कितनी परसेंट अधिक है, 35%। क्या करेंगे, 35 बटे में 100, 5 से काटेंगे 20, 35 और 5 से काटेंगे 100, 20, 7 बटे में 20 आ गई। अब ये बोल रहा है ए की आय बी की आय से अधिक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए और ये बी। तो भाई बी की आय से अधिक है मतलब बी की आय कौन सी होगी, 20 होगी, और अधिक कितनी है, 7 अधिक है, तो 20 + 7 कितनी हो जाएगी, 27। पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। बी की आय कितनी है, 20, वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो ए की आय जो है वो 27 है, वो 20 से कितना अधिक है, 27 जो है वो 20 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। और किससे पूछा है इसने, कम है, तो 27 से कितना कम होगी, बटे में क्या होगी, 27 गुणा 100। दोबारा देख लो, इसने बोला ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय से पूछा है तो ए की आय क्या आएगी, बटे में आएगी, कितना कम है, 7 बटे में 100, कितना है, 7 गुणा में 100 कितना आ जाएगा, 700 बटे में 27। भाई पहाड़ा आना ही चाहिए, 27 दूनी 54, 27 × 81, कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। 10 में से 4 गए तो 6 और हो जाएंगे 6 1। अब चाहे हमें 27 मतलब 25 का आता है, यहाँ पे 1 0, ठीक है। चाहे अंदाज कर करके देख लो, 27 से 4 बार 5 बार 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार ही जाएगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 3 13। अगर 6 बार दे दे तो 6 7 42 और 6 दूनी 12 और 4 16, नीचे ज़्यादा हो जाता है, तो लगभग कितना आएगा, 25 पॉइंट कुछ आएगा। तो आंसर कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ 26%। अच्छा, इससे हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना है, 700 और ये कितना है, 27। तो जैसे ही भाई हम देख रहे हैं 27 दूनी 54, 27 × 81, मतलब 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार ही जाएगा पहला भाग। तो आंसर जो भी होगा वो 20 से बड़ा होगा, ना तो ऑप्शन ए ना ही ऑप्शन सी, और डी हो नहीं सकता क्योंकि डी में आ रहा है 3 मतलब 30 आ रहा है। तो आंसर कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी। लास्ट सवाल, छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर क्रमशः 11, 9 और 10 प्राप्त होते हैं। तो इन सवालों को सबसे बढ़िया तरीका है इन्हें हल करने का कि जो संख्या दी हुई है उसका सीधा ऑप्शन में भाग दे दो। जैसे बोल रहा है 12, 10 और 11, तो हाँ अगर हम 10 से विभाजित करेंगे तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। 10 से विभाजित करेंगे, इसमें 9 आएगा, इसमें 9 नहीं आएगा, भाग दे के देख लो, इसमें भी 9 आएगा और इसमें नहीं आएगा। मतलब ऑप्शन ए और सी आंसर हो सकते हैं। हमें 10 से दे लिया, अब क्या करेंगे, 11 से दे के देख लो या 12 से दे लो। 11 से दे लो आसान रहेगा, सिर्फ हमें 2 ऑप्शन में देना है। इसमें देंगे 11 दूनी 22, कितने बचे 10, 109 हो जाएंगे। तो 11 का भाग देंगे 109 में, 11 9 99, कितने बचे 10 बचे, ये आंसर नहीं होगा। इसमें दे लो 11 11 पंजे 55, 10 बचे, ये कितने हो जाएंगे, ये भी 109 हो जाएगा, ठीक है। फिर 11 का भाग देंगे 109 में, कितनी बढ़ जाएगा, 11 9 99, 10 बचेगा, ये भी आंसर, 11 से भाग देंगे तो 10 प्राप्त होना चाहिए,
भाई इसमें भी 10 मिल रहा है, इसमें भी 10 मिल रहा है, फंस गए ऑप्शन में। फिर किससे देंगे? 12 से देंगे। देखो 12 दूनी 24, कितने बचे? 8, 89 हो जाएंगे। 12 सत्ते 84, कितने बचे? 5 बचे। बचना कितना चाहिए? 11। तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। अब सी में देखो 12 का भाग देंगे इसमें, 12 पंजे 60, कितने बचे? 5, 59 हो जाएंगे। और 12 चौका 48, तो 59 माइनस 48 कितना आएगा? 11, और 11 ही बचना चाहिए। मतलब आंसर क्या होगा तुम्हारा? ऑप्शन सी। कैसे किया हमने? पहले 10 से भाग देखे, चारों में भाग दिया, ऑप्शन बी और सी कट गया, ठीक है। उसके बाद 11 से भाग देके देख लो, या सीधा 12 से दे लो। 12 से देंगे तो इसमें भाग देंगे तो कितना शेष आना चाहिए? 11 आना चाहिए। 11 नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन ए भी कट गया। ऑप्शन सी पे गए हम, 12 का भाग देंगे ऑप्शन सी में, कितना शेष आना चाहिए? 12 का भाग देंगे भाई, तो शेष कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। 12 का भाग देंगे इसमें, 12 को 60, कितने बचे? 5, 59 हो जाएंगे। फिर 12 का भाग देंगे 59 में, 12 चौका 48, 59 माइनस 48 कितना है? 11, और हमें 11 ही चाहिए था। आंसर क्या आएगा? 659, ये आंसर। ठीक है, ये हमें पूरे एक सेट करवाया है। ये हमने पूरा एक सेट करवाया है। इसमें आपको कितना समझ में आया, और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो समझने में, या किसी सवाल में आपको कम समझ में आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम जो प्रीवियस पेपर हुए थे उसके सभी सेट हल करवाएंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं।